presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम या TASMSC में कथित 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के संबंध में ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडी राज्य पुलिस के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, संघीय ढांचे का क्या होगा, कानून और व्यवस्था कौन नियंत्रित करेगा। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय पुलिस इस मामले में जांच कर सकती है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं और एजेंसी अनुसूचित अपराधों और प्रेडिकेट अपराधों की जांच कर रही है। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी की कार्रवाई अवैध है और एजेंसी ने सरकारी कंपनी के कार्यालयों पर छापेमारी की है। कोर्ट ने कहा कि वह ईडी की कार्रवाई पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन संघीय ढांचे के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। कोर्ट ने कहा, हम बहस नहीं करना चाहते, लेकिन संघीय ढांचे के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। मामले की अगली सुनवाई जारी है। कोर्ट ने ईडी और तमिलनाडु सरकार दोनों से मामले में जांच के संबंध में जानकारी मांगी है। ईडी ने मार्च में TASMSC के मुख्यालय पर छापेमारी की थी और आरोप लगाया था कि कंपनी के अधिकारी शराब की बोतलों की अधिक कीमत वसूलने और निविदा में हेराफेरी करने में शामिल थे। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इससे राज्य को 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी से सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर उन आवेदनों पर जवाब मांगा है जिनमें महाराष्ट्र स्थित एम्बी वैली और लखनऊ स्थित सहारा सिटी सहित 88 संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी गई है। न्यायालय ने सहारा को निर्देश दिया है कि वह अपने आवेदन में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को पक्षकार बनाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM सुंदरेश की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि जिन पक्षों के इन संपत्तियों पर दावे हैं वे सीनियर एडवोकेट शेखर नफाडे, जो मामले में एमिकस क्यूरी हैं, के समक्ष अपने दावे प्रस्तुत करें। एमिकस में कहा गया कि वे एक चार्ट तैयार करें जिसमें बताया जाए कि कौन सी संपत्तियां विवादित हैं, कौन सी मुक्त है और किन संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अदालत ने सहारा को निर्देश दिया कि वह अपने कर्मचारियों के दावों की भी जांच करे। केंद्र सरकार सेबी और एमिकस को सहारा के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। अपने आवेदन में कंपनी ने कहा कि सेबी की ओर से संपत्तियों की बिक्री के कई प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिली है और संस्थापक सुब्रत राय के निधन के बाद समूह की संपत्तियों को प्रबंधित और निस्तारित करने की क्षमता कमजोर हो गई है। सहारा ने कहा कि उसकी कई संपत्तियां विभिन्न न्यायिक आदेशों के कारण रोकी गई हैं, इसलिए बिक्री की अनुमति दी जाए ताकि प्राप्त राशि से बकाया दायित्वों का भुगतान किया जा सके। सहारा ने यह भी बताया कि अडानी प्रॉपर्टीज के साथ 88 संपत्तियों की बिक्री के लिए एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। सहारा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि उन्होंने एक समग्र योजना प्रस्तुत की है जिसके तहत इन संपत्तियों की बिक्री से लगभग 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और यह राशि बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए जमा कराई जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है, लेकिन इसे केंद्र सरकार द्वारा विचार की आवश्यकता है।
उन्होंने संबंधित मंत्रालयों, वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिवों को मामले में पक्षकार बनने का अनुरोध किया। सेबी की ओर से अरविंद दातार ने कहा कि सहारा अपनी संपत्तियां बेच सकता है बशर्ते बिक्री मूल्य बाजार मूल्य के 90% से कम न हो और जब तक पूरा लेन देन न्यायालय की देखरेख में रहेगा सेबी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सेबी ने बताया कि सहारा समूह पर अब भी सेबी सहारा खाते में 9,000 करोड़ का बकाया है। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने बताया कि सहारा के आवेदन में जिन 88 संपत्तियों का उल्लेख है उनमें से कई पहले से विवादित हैं या अन्य पक्षों के साथ समझौतों के अधीन है। अडानी प्रॉपर्टीज की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनका मुवक्किल सभी 88 संपत्तियों को एक साथ खरीदने को तैयार है, भले ही उन पर दावे हो, ताकि आगे के विवादों से बचा जा सके। यह आवेदन सहारा सेबी मामलों में संबंधित है जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने सहारा संस्थाओं को निवेशकों को हजारों करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया जिन्होंने ऑप्शनली फुल कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में निवेश किया था। 24,000 करोड़ से अधिक की राशि सेबी के पास जमा कराने का आदेश दिया गया था ताकि निवेशकों को भुगतान किया जा सके। वर्षों से सहारा का कहना है कि उसने बड़ी राशि जमा करा दी है, लेकिन सेबी का कहना है कि अब भी 9,000 करोड़ से अधिक बकाया है। हाल ही में 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी सहारा खाते से 5,000 करोड़ निवेशकों को वितरित करने की अनुमति दी। दिल्ली की पूर्व मेयर शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने 27 सितंबर 2024 को हुए एमसीडी स्थायी समिति के चुनाव को चुनौती दी थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। शैली ओबेरॉय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि चुनाव उपराज्यपाल के निर्देशों के आधार पर आयोजित किया गया था और नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता मेयर के चुनाव की अध्यक्षता की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को इस मामले में आदेश पारित करते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चांदोरकर की पीठ ने यह आदेश पारित किया। शैली का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो गया था। बीजेपी के राजा इकबाल सिंह ने अप्रैल में नए मेयर के रूप में पदभार संभाला था। शैली ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि स्थायी समिति के चुनाव के लिए बैठक की तारीख, समय और स्थान का निर्णय मेयर को करना चाहिए, न कि उपराज्यपाल या नगर आयुक्त। उन्होंने रेगुलेशन 51 और रेगुलेशन 76 ऑफ डीएमसी एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर को बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि उसे लगता है कि याचिका कायम नहीं हो सकती, लेकिन कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। अदालत ने उपराज्यपाल द्वारा जल्दबाजी में दिशा निर्देश जारी करने के तरीके पर भी सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने का अधिकार है यदि इसके निष्कर्ष अत्यधिक अवैध या न्यायपूर्ण है। अदालत ने कहा इस प्रकार 2007 अधिनियम की धारा 15 भाग 6 भाग ए और बी के तहत ट्रिब्यूनल को कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करने का अधिकार है, जिसमें अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल है। अगर यह अत्यधिक अवैध या अन्यायपूर्ण पाया जाता है तो सजा में हस्तक्षेप करने और दी गई सजा को कम करने का भी अधिकार है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने कोर्ट मार्शल के बर्खास्तगी का आदेश रद्द करने और अपीलकर्ता को पेंशन लाभ प्रदान करते हुए इसे अनिवार्य रिटायरमेंट के साथ बदलने का एएफटी का फैसला बरकरार रखा। यह मामला 2008 की एक घटना से उपजा है जिसमें अपीलकर्ता एक वाहन डिपो के तत्कालीन कमांडेंट पर भ्रष्टाचार, अवैध रूप से गोला बारूद रखने और अस्पष्ट नकदी रखने का आरोप लगाया गया।
एक जनरल कोर्ट मार्शल ने उन्हें भ्रष्टाचार और गोला बारूद रखने का दोषी पाया और 2009 में उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई। 2012 में एएफटी ने मामले की समीक्षा की और उन्हें भ्रष्टाचार से यह फैसला देते हुए बरी कर दिया कि रिश्वतखोरी के सबूत अपर्याप्त थे। इसने शस्त्र अधिनियम के तहत उनकी दोष सिद्धि को भी रद्द कर दिया, लेकिन सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल यह मानते हुए किया कि उनका आचरण अच्छी व्यवस्था और सैन्य अनुशासन के लिए हानिकारक है। ट्रिब्यूनल ने उनकी सजा को बर्खास्तगी से घटाकर अनिवार्य रिटायरमेंट कर दिया, जिससे उन्हें पेंशन लाभ बरकरार रखने की अनुमति मिल गई। एएफटी द्वारा दोष सिद्धि के प्रतिस्थापन को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि यह ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र से परे है। अदालत ने कहा, ट्रिब्यूनल ने 2007 अधिनियम की धारा 15 भाग 6 के तहत अपने बिक का प्रयोग उचित और आनुपातिक दोनों तरीके से किया, जिसमें व्यक्ति की निष्पक्षता के साथ सेवा की अनुशासनात्मक आवश्यकताओं को संतुलित किया जा सके। अदालत ने कहा, 2007 अधिनियम की धारा 15 भाग 6 के तहत ट्रिब्यूनल जिनमें गैर अस्थिर खंड शामिल है, उसके पास कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करने की शक्ति है। ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की, अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मजिस्ट्रेट न्यायाधीश न केवल आरोपियों से बल्कि गवाहों से भी आवाज के नमूने देने की मांग कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि आवाज के नमूने, उंगलियों के निशान, हस्तलिपि या डीएनए जैसे साक्ष्य मौखिक साक्ष्य नहीं है और इसलिए आत्मदोषारोपण के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा के तहत नहीं आता। यह मामला एक युवती की मौत से जुड़ा है, जिनमें उसके परिवार और ससुराल वालों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने एक गवाह से आवाज का नमूना देने की मांग की थी, जिसे मजिस्ट्रेट ने अनुमति दे दी थी। गवाह ने इस आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने इसे रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए फैसले के अनुसार मजिस्ट्रेट को आवाज के नमूने देने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि यह अधिकार न केवल आरोपियों को बल्कि गवाहों को भी लागू होता है। अदालत ने कहा कि आवाज का नमूना देना आत्मदोषारोपण नहीं है, बल्कि यह एक भौतिक या सामग्री साक्ष्य है, जैसे कि उंगलियों के निशान, हस्तलिपि या डीएनए। आर्टिकल 20 भाग 3 का उल्लंघन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 349 में विशेष रूप से आवाज के नमूने दर्ज करने की अनुमति देने का प्रावधान शामिल है। अदालत ने कहा कि आवाज का नमूना लेना एक गवाही नहीं है, बल्कि यह एक भौतिक या सामग्री साक्ष्य है। अदालत ने कहा कि रितेश सिन्हा मामले में दिए गए फैसले के अनुसार आवाज के नमूने की मांग करना कानूनी रूप से वैध है। नमूने की मांग करना आत्मदोषारोपण के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन नहीं है। दिल्ली की एक अदालत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले ली है। इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने कहा कि उनकी नियमित जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अंतरिम जमानत की याचिका के लिए उचित मंच सुप्रीम कोर्ट ही होगा। शर्जील इमाम ने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत की मांग की थी, ताकि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सके। इमाम ने अपनी याचिका में कहा, राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता हैं। अदालत ने इमाम के वकील से एक आवेदन दाखिल करने को कहा, जिसे अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत की याचिका लंबित होने के कारण वह इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं। शर्जील को जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में प्रदर्शन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में यूएपीए के तहत जेल में।
मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह अपील क्रिकेटर एमएस धोनी द्वारा दायर 100 करोड़ के मानहानि मुकदमे को खारिज करने से इनकार करने वाले सिंगल जज के आदेश के विरुद्ध दायर की गई। मानहानि मुकदमा धोनी ने 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले के संबंध में आईपीएस अधिकारी और अन्य लोगों द्वारा मानहानिकारी संपत्ति प्रकाशित करने के आरोप में दायर किया गया था। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम ज्योतिरामन की खंडपीठ ने रिटायर अधिकारी और क्रिकेटर के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। धोनी ने यह मानहानि का मुकदमा जी मीडिया कॉरपोरेशन जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी, आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार और न्यूज नेशन नेटवर्क के लिमिटेड के खिलाफ दायर किया गया था और 100 करोड़ के हर्जाने की मांग की। दिसंबर 2021 में एकल जज ने कुमार की याचिका खारिज कर दिया था। इस मुकदमे की शुरुआत से ठीक पहले विलंब करने से उद्देश्य से दायर किया गया था, ऐसा उनका कहना था। आईपीएस अधिकारी कुमार ने तर्क दिया कि वह एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं और उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। सिंगल जज ने तब टिप्पणी की कि यह दलीलें ट्रायल के दौरान बचाव के रूप में ली जा सकती हैं, न कि वाद को खारिज करने का आधार हो सकती है। अगस्त 2025 में मद्रास हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया और धोनी का साक्ष्य दर्ज करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त किया। अब खंडपीठ ने इस अपील पर सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.